नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी हैं, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों सर आपका क्या वास्ता है? इन तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तराखंड से महेश सैनी जी, छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सूरज जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? देखिए जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में तो इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो आए दिन खबरें आती हैं, उन खबरों को लेकर के तमाम सियासी गलियारों में चर्चाएं होती हैं। और अब जो है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दोनों जो प्रत्याशी हैं, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, इन दोनों प्रत्याशियों को चंदे को लेकर के जो बात सामने आई है, उससे सियासी गलियारों में उथल पुथल मची हुई है। क्योंकि देखा जा रहा है कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के अरबपति दानदाता इंडिविजुअल रूप से या पर्सनल रूप से जो फंडिंग कर रहे हैं, अभी तक रिपब्लिकन प्रत्याशी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चंदा देने के मामले में सबसे आगे जो बिजनेसमैन एलन मस्क अब तक रहे हैं। लेकिन अब मस्क को बैंकर टिम मेलोन ने पीछे छोड़ दिया है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के टॉप डोनर्स लिंक्डइन के संस्थापक जो हैं वो रीड हाफ। यहाँ चंदे को लेकर बात आ रही है कि ट्रंप को चंदा देने में दूसरे नंबर पर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क पहुंच गए हैं और कमला हैरिस को 6,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 5,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। यहाँ एक बात देखना दिलचस्प जरूर होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल नीति के समर्थक मिरियम एडल्सन जो एक बिजनेस पर्सन है, उन्होंने ट्रंप को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा देने की बात कही है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर ब्लूमबर्ग बाइडेन के रेस से हटने रहने तक पार्टी को बहुत कम चंदा दे रहे थे, लेकिन कमला हैरिस के रेस में आने के बाद 500 करोड़ रुपए चंदा की उन्होंने बात कही। ये जो खबर है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की, अब यहाँ चंदे को लेकर के बात सामने आई। दूसरी कड़ी में बात करूं कि देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में जिस तरह से अराजकता का ही माहौल कहेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ और उसके बाद में अब एक मॉल को भीड़ ने उद्घाटन के दिन ही लूट लिया। कराची का यह घटनाक्रम बताया जा रहा है कि कराची में जो ड्रीम बाजार नाम का मॉल था, उद्घाटन हुआ और भीड़ ने उसे 30 मिनट में ही पूरा का पूरा लूट लिया। तो अभी पाकिस्तान में इस तरह की घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। चाहे बलूचिस्तान का विरोध हम देखें कि वहां जो कुछ चल रहा था, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि मॉल में लूटपाट हो रही है। तो पाकिस्तान में जो घटनाक्रम चल रहा है, महंगाई का वहाँ जो दौर है, बेरोजगारी का जो दौर है, उन सब के पीछे ये चीजें बताई जा रही है और आतंकवाद को बढ़ावा देने की के आरोप तो हमेशा से लगते रहे। दूसरी तरफ बात करूं कि भारतीय राजनीति में कुछ बयान जो हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसमें एक बयान है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान के कृषि मंत्री का, कि उन्होंने जो बात कही है पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता जो है निर्मम हो गई है और उस घटना से पूरा देश आक्रोशित और शर्मसार है। ममता सरकार मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। ममता सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस घटना पर भी राजनीतिक चश्मा लगाया हुआ, अपनी सुविधा जहां जैसी होती है वो कांग्रेस को अपनी सुविधा के अनुसार बोलती है। दुख होता है कि कांग्रेस ने बंगाल जैसी गंभीर घटना पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनका जो बयान है कि ममता बनर्जी पर जो उन्होंने निशाना साधा है वो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के जो वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने जो पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि जेडीयू की जो बात है कि जेडीयू में जो केसी त्यागी का बयान जो है, केसी त्यागी कई बार कुछ जो बयान देते थे वो लगातार सुर्खियों में रहते थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनकी जगह राजीव रंजन को यह जिम्मेदारी दी गई है। राजीव रंजन जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता होंगे और केसी त्यागी ने निजी कारणों से राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि त्यागी की टिप्पणियां जेडीयू और उसकी सहयोगी भाजपा के संबंधों में अपच का कारण बन रही थी। दूसरी ओर मंत्री रहे राजद के
श्याम रजक जो है वो जदयू में शामिल हो गए हैं। ठीक है एक सूरज खबर जी। का और जिक्र करना चाहूंगा कि क्योंकि पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए जो है लद्दाख में कई दिनों से मांग चल रही थी, पहले भूख हड़ताल भी हुई, आमरण अनशन वहां पर हुआ है, लेकिन और अब लद्दाख को पूर्ण राज्य दर्जे के लिए वांगचुक जो है वो उनकी दिल्ली यात्रा शुरू हो गई है और 100 से ज्यादा लोग उनकी इस यात्रा में शामिल हैं। और यह उनकी पदयात्रा है और वो लद्दाख से दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना, लोक सेवा आयोग का गठन करना, राज्य को तृतीय अनुसूची में शामिल करने सहित कई मांगों को लेकर के उन्होंने यह यात्रा शुरू की है और इसका समापन 2 अक्टूबर को दिल्ली में करेंगे। ठीक है। इस तरह की जो चीजें हैं, क्योंकि लद्दाख को जब देखा गया कि धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग राज्य बनाया गया और उसके बाद से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वहां पर लगातार उठ रही है। ठीक है सूरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने राष्ट्रपति चुनाव में, अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं उसमें चंदे का जिक्र किया, जहां पर ट्रंप और एलन मस्क की जुगलबंदी अक्सर देखने को मिलती है। इसी क्रम में मैं मध्य प्रदेश की ओर रुख करना चाहूंगी। राजेश जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें बनी रही? देखिए रिद्धि, 2 अहम खबर रजिस्ट्री और नामांतरण से जुड़ी हुई है। आधुनिक तकनीक से रजिस्ट्री के साथ ऑनलाइन नामांकन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में 2018 में साइबर तहसील के जरिए कृषि भूमि के ऑनलाइन नामांकन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसे फरवरी 2024 में पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। 11 अगस्त से किसी कचरे के भाग की रजिस्ट्री का नामांतरण भी ऑनलाइन हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब तक 80 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। 36 जिलों में नामांतरण के 100% प्रकरण खत्म हो चुके हैं। दूसरी तरफ ऑनलाइन रजिस्ट्री की हम बात करें तो प्रदेश में जल्द ही प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा। नया संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। इसमें 4.5 करोड़ खसरों से तकरीबन 10 करोड़ प्रॉपर्टी नंबरों को लिंक कर दिया गया है। हर प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग की गई है। इससे खरीद फरोख्त में जो फर्जीवाड़ा की संभावना रहती है वो इससे रुकेगा। बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा होगा। नई व्यवस्था में हर प्रॉपर्टी का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। इससे एक क्लिक पर पूरा ब्यौरा सामने आ जाएगा। विभाग ने सीएम को नई व्यवस्था का शुभारंभ करने के लिए पत्र लिखा है। इसमें समय मिलते ही ये सेवा शुरू हो जाएगी। और अगर हम इसकी गाइडलाइन से लेकर सर्वे तक बात करें तो सब ऐप के जरिए होगा। संपदा 2.0 ऐप पर हर जगह की कलेक्टर गाइडलाइन लिंक है। किसी प्रॉपर्टी की लोकेशन पर पहुंचते ही ऐप कलेक्टर गाइडलाइन बता देगा। ऐप से ही संपत्ति का फोटो ले सकेंगे। इसी से ई टोकन जनरेट होगा। सर्च रिपोर्ट, रजिस्ट्री का स्टेटस आदि के जो लिए सर्विस प्रोवाइडर की मदद नहीं लेनी होगी। प्रॉपर्टी का फोटो भी ऐप से लेना होगा। ये रजिस्ट्री में मान होगा। तो ये तमाम सुविधाएं अब इस नई व्यवस्था के में रहेंगी। साथ ही संपदा 2 में पंजीयन की वेबसाइट पर यूजर आईडी बनानी होगी। ई रजिस्ट्री के जरिए खुद ही स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी की डीड जनरेट कर सकेंगे। ई स्टाम्प भी खुद जनरेट कर सकेंगे। इसके लिए व्यक्ति को खुद के ई साइन या डिजिटल साइन बनवाना पड़ेंगे। ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी। कॉपी ईमेल और व्हाट्सएप पर मिलेगी। एक खबर, अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो महासदस्यता अभियान है उसकी शुरुआत आज से हो रही है। भाजपा का सदस्यता अभियान जिस तरह से आज से शुरू हो रहा है, सदस्यता के लिए फॉर्म इस तरह से बनाया गया है कि हर सदस्य की पूरी कुंडली भाजपा के पास रहे। ऑनलाइन सदस्यता के कारण पार्टी इस बात का पूरा हिसाब रखेगी कि किस क्षेत्र में किस वर्ग के कितने सदस्य हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी जिन सीटों पर हारी थी वहां सदस्यता पर अधिक फोकस किया गया है। पार्टी संगठन ने योजना इस तरह से बनाई है कि जिस क्षेत्र और जिस वर्ग में भाजपा को वोट नहीं मिलता वहां सदस्यता करके संगठन को मजबूत बनाया जाए। पार्टी संगठन का मानना है कि इस तरह के डाटा इकट्ठा होने से ये एनालिसिस आसानी से हो सकेगा कि पार्टी संगठन की पहुंच कहां तक है। उस हिसाब से आगे की रणनीति और चुनावी जमावट की जा सकेगी। ठीक है।
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वालों को भी जिनको लाभ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को भी पार्टी टारगेट करेगी। यानी यह सदस्यता अभियान भविष्य में होने वाले चुनाव की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बिल्कुल। यही वजह है कि पार्टी इस अभियान में तकनीक के उपयोग पर जोर दे रही है। हारी हुई विधानसभा सीटों और हारे हुए बूथों पर फोकस किया जा रहा है। भाजपा ने हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का टारगेट रखा है, लेकिन जहां लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जिन बूथों को या जिन क्षेत्रों को पार्टी को आसान रूप सफलता नहीं मिली, वहां पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है सदस्यता अभियान को लेकर। और कुछ दिन पहले जब इसको लेकर बैठक हुई थी, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा भी था कि जो कार्यकर्ता या जो नेता सबसे ज्यादा सदस्य बनाएगा, तो उसको सरकारी पद दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक जो सदस्यता अभियान है, इसको लेकर पार्टी पूरे जोर शोर से इससे आज से इसकी शुरुआत कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस में दो चीजें अहम हैं। एक तो नए प्रदेश प्रभारी का अभी चयन होना है, और दूसरी तरफ जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से अभी तक उनकी जो नई कार्यकारिणी है वो घोषित नहीं हुई है। तालमेल के अभाव को लेकर नीचे से ऊपर तक मची ऊहापोह के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी दिल्ली दौरे पर पहुंच गए हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बदलने को लेकर कांग्रेस आलाकमान जल्द ही निर्णय ले सकता है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी शीघ्र घोषित करने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। इस पर भी दिल्ली में फाइनल बातचीत होने के आसार माने जा रहे हैं, जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दिल्ली में है। एक हफ्ते में पटवारी का ये दूसरा दिल्ली दौरा है। पिछले दिनों किए गए प्रदर्शन के दौरान भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के बीच तालमेल का अभाव नजर आया था। बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान इस मामले में प्रदेश के कई नेताओं से नाराज भी है, और यही कारण है कि दो चीजें इसको मान सकते हैं। या तो जीतू पटवारी को एक हफ्ते के में दूसरी बार तलब किया गया है, या फिर जो तमाम सारी चीजें चल रही हैं उसको लेकर जीतू पटवारी पार्टी हाईकमान से बात करेंगे। और दोनों चीजों, चाहे वो प्रदेश प्रभारी के साथ किसी भी चीज का जो तालमेल नहीं बन रहा है, या फिर लंबे समय से जो नई कार्यकारिणी है वो अटकी हुई है, तो मुझे लगता है कि तमाम सारी चीजों पर दिल्ली में चर्चा जीतू पटवारी की पार्टी का हाईकमान से होगी, और उसी के बाद दोनों चीजें मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। ठीक है राजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने बीजेपी के सदस्यता अभियान का जिक्र किया, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं पर विशेष फोकस बनाए हुए है। इसी कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ की ओर आना चाहूंगी। सुनील नामदेव जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रही? रिद्धि, आज छत्तीसगढ़ में सुर्खियों में है। यहाँ का जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक सरकारी अस्पताल में टीकाकरण के बाद 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 5 बच्चे जो हैं वो गंभीर हालत में हैं। उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर उनकी जान बचाने में जुटे हुए हैं, और ये सरकारी टीकाकरण अभियान आंगनवाड़ी केंद्रों में चलाया जा रहा था। तो ये बच्चे भी वहाँ, ये इनकी उम्र 1 से 2 माह तक की है। इन्हें जब टीका लगा, ये टीका बीसीजी का और पेंटावेट का बताया जा रहा है। ये टीकाकरण अभियान के तहत इन्हें सरकारी सप्लाई से लगाया गया था। तो टीका के करण के आधा घंटे 1 घंटे बाद से इन बच्चों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। ये 7 बच्चे थे जिन्होंने टीका एक ही समय पे लगाया था। अलग अलग समय सबकी तबीयत बिगड़ी है। 2 की मौत के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। अभी यहाँ पर मौके पर राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पहुंचे थे। उन्होंने उन बच्चों का हालत उनके परिवारों से मिला और शेष बच्चों का जायजा भी लिया उनके हेल्थ का। तो उन्होंने एक आरोप लगाया है कि सरकार मामले को दबा रही है, और चूंकि अमानक स्तर के टीका की सप्लाई हुई थी, ये घटिया टीके थे और एक्सपायरी डेट के भी हो सकते हैं, उन्होंने अंदेशा जाहिर किया है। उन्होंने एक आरोप और लगाया कि जो बच्चे थे उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। हालांकि हमने जब इससे बात की अधिकारियों से, तो ये बताया गया है कि बच्चों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मामले के जांच के आदेश भी दिए गए हैं, और उस पर वैक्सीन की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर रेल मंडल है, अब यहाँ पर जो ट्रेन दौड़ेगी वो है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ेगी, लेकिन इसकी जो
टेस्टिंग स्पीड है वो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें हवाई जहाज की तरह तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें नहाने का पूरा प्रबंध किया गया है। आमतौर पे अभी तक किसी ट्रेन में यात्रियों के लिए नहाने की सुविधा नहीं होती थी, लेकिन इस ट्रेन में समुचित व्यवस्था है। हवाई जहाज जैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बेहतरीन नाश्ता और खाना और लंच डिनर तमाम चीजें जो अभी रोजमर्रा में लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मॉल में या बड़े रेस्टोरेंट में मिलती है, वो तमाम चीजें भी इतनी बढ़िया सुविधा कैटरिंग की यहाँ दी गई है कि वो यात्रियों को दी जा सके। इसका जो रेलवे मंत्री है उन्होंने उसकी पुष्टि कर दी है कि ट्रेन बिल्कुल सुरक्षित है और इसमें सुरक्षा प्रणाली भी नई तकनीक के आधार पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक स्तर पर आधारित है उस पर निर्मित की गई है और स्वदेशी ट्रेन है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि अब यह ट्रेन जल्द ही दौड़ते नजर आएगी। अब छत्तीसगढ़ में एक अन्य खबर है जो तमाम मीडिया और अखबारों में सुर्खियों में बनी हुई है। वो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, जो पर्व है छत्तीसगढ़ी, उसको लेकर एक छिड़ा घमासान है। आमतौर पर कांग्रेस ने जब पिछले वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी को पटकनी दी थी, उसमें एक उन्होंने बड़ा कार्ड खेला था। वो कार्ड था संस्कृति को बचाए रखने को लेकर। और तो जो तीज त्योहार हैं छत्तीसगढ़ियों के, यहाँ की एक बड़ी आबादी आदिवासी है, दूसरा कृषि पर आधारित आदिवासी है, तो उनका एक कार्ड खेला था उन्होंने। इस संस्कृति को जोड़ दिया था कांग्रेस ने। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़े उत्सव से बनाते थे जो भी यहाँ के छोटे बड़े तीज त्योहार है, तो लोग जुड़ते रहे। लेकिन अब यही रणनीति बीजेपी ने अपना ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास में अब लगातार छत्तीसगढ़ के जो तीज त्योहार हैं जुड़े हुए, वो बृहद पैमाने पर मनाए जा रहे हैं। आज से यहाँ का जो कृषि पर आधारित बड़ा त्योहार है पोला, बैल दौड़ की होती है, बैलों की जोड़ियां बच्चों को दौड़ाई जाती है। खिलौने जो हमारे परंपरागत थे महिलाएं बच्चों को प्रदान करती हैं। जो कृषि पर जिनके यहाँ बैल वगैरह हैं उनको लाया जाता है, उनको बढ़िया स्नान करा के उनको बढ़िया खाना खिलाया जाता है। इस तरह से यह 1 महीने तक चलने वाले पर्व की शुरुआत होती है। तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आवास भी इससे रंगारंग नजर आ रहा है। यहाँ काफी तैयारी की गई है और मुख्यमंत्री आज कई जगह शिरकत करेंगे इस तरह के कार्यक्रमों में, ताकि सांस्कृतिक रूप से छत्तीसगढ़ को एक किया जा सके। इसको लेकर कांग्रेस में भी प्रतिद्वंद्विता देखी जा रही है और कांग्रेस ने भी इस तरह के आयोजन कर बीजेपी को चुनौती दी है। अब देखना होगा कि किसका रंग कितना चटक नजर आता है। ठीक है जी, ठीक है सुनील जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो बच्चों को टीके लगाए गए वो वास्तव में निंदनीय हैं। इसी कड़ी में मैं देवभूमि की ओर आना चाहूंगी। महेश जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रही? रिद्धि, मैं आपको बता दूं कि कल देवभूमि हरिद्वार में एक ज्वेलर के यहाँ एक बहुत बड़ी डकैती हुई है। अनुमान लगाया जा रहा था लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए के ये बदमाशों ने वहां पर ज्वेलरी लूटी है। और ये जो घटना है ये बिल्कुल दिन दहाड़े हुई है। 2 बजे के लगभग की ये घटना है। रानीपुर मोड़ जो बिल्कुल व्यस्तम चौराहा माना जाता है, वहां पर ये घटना हुई है। और ये उस वक्त घटना हुई जब दुकान में बहुत सारे कस्टमर भी थे। 4 लोग ये आए थे हथियार लहराते हुए और सब लोगों ने सबको डिटेन करते हुए उनको ज्वेलर को डरा धमका और ज्वेलरी लूट कर ले गए। इससे सकते में है वहां का जो ज्वेलर है वहां का सकते में है। दूसरी मैं आपको बता दूं कि ऋषिकेश में ही एक लड़का जो बह गया है, चंद्रभागा नदी जो है उसमें बह गया है। एसडीआरएफ उसको लगातार तलाश कर रही है। तो मसूरी में कल काफी वर्षा हुई है, उसके कारण वहां पर ठंड बढ़ गई है। कोहरे जैसा वहां पर फिलहाल मौसम है। येलो अलर्ट विभाग ने जारी कर दिया है। आज साथ ही आपको बता दूं कि यमुनोत्री जो हाईवे है वो 7 दिन बाद कल खुला है। लगातार प्रयास करने के बाद 7 दिन बाद वो खुल गया है। अब लगभग चारों धामों की यात्रा सुगम तरीके से चल रही है। तो वहीं चमोली में जो नाबालिग लड़की को अश्लील तरीके से छेड़ने का हरकत में नंदनगर का एक मामला प्रकरण में आया था। पुलिस ने कल उस आरोपी को बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया है। तो ये साथ ही मैं आपको बता दूं कि पंचायतों का जो कार्यकाल है, उत्तराखंड की जो पंचायतों का कार्यकाल है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके बाकी सभी का जो कार्यकाल है वो लगभग सेम रहता था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि अब हरिद्वार के साथ भी पूरे मतलब जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव होंगे। इसके शासन की रिपोर्ट
भेज दी गई है। ठीक। पंचायत निदेशालय ने एक शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हरिद्वार में माधोपुर में जो प्रकरण हुआ था, एक गोकसी के प्रकरण को लेकर के एक जो ड्राइवर है वो कूद गया था, तो वो उसको लेकर के कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वो मौके पर पहुंचे और धरने में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए और साथ ही उन्होंने सीबीआई तक की जांच की भी मांग कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि लाल कुआं जो हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लाल कुआं, एक महिला नेत्री ने भाजपा के एक नेता पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एसएसपी से मिली हैं और उन्होंने कहा कि लगातार भाजपा नेता उनका दुष्कर्म कर रहे थे, वो अपने अधिवक्ता के साथ वहां गई हैं। तो इस तरह का जो रवैया है महिला का और उसका सख्ते में है सब लोग। अभी तक ये माना जा रहा था कि ये महिला लगातार उस भाजपा नेता की चहेती बनी हुई थी। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, ऋषिकेश में कल उपराष्ट्रपति आए थे और उन्होंने कोलकाता में डॉक्टर की जो घटना थी उस पर खेद जताया था। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारी संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, इससे मतलब एक शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने एक पर्यावरण को संदेश देने के लिए एक वृक्ष माँ के नाम भी वहां पे लगाया है। दीदी मैं आपको बता दूं कि गैरसैंण को में कल चमोली के जिले गैरसैंण में कल मूल निवास, भू कानून और अस्थायी राजधानी को लेकर के बहुत बड़ा एक आंदोलन किया, जिसमें कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ठीक है। तो रिद्धि, जगदीप धनखड़ जब एम्स में बोल रहे थे, रिम्स में भी आप वो आए हैं, तो उन्होंने कैडेट्स के साथ में एक इंटरेक्शन किया। उन्होंने कहा कि जो नवयुवक है वो कम से कम पर्यावरण पर विशेष ध्यान रखे। यदि वो पर्यावरण पर ध्यान नहीं रखेगा तो आने वाले जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे सांस लेना भी भारी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जहां भी स्पेस है, चाहे वो छोटा स्पेस है तो छोटे पौधे लगाएं, बड़ा स्पेस है तो बड़े पौधे लगाएं और जीवन दायिनी इस मुहिम को वो आगे निरंतर लेके जाएं, ताकि जो यूथ है आने वाला जो समय है वो सुरक्षित हो सके। ठीक है। तो ये आज रिद्धि लगभग यहाँ की मुख्य खबरें रही हैं। ठीक है। ठीक है महेश जी, इसी कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जिन पे सबकी नजरें टिकी रही? कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जो होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का सपा के साथ में गठबंधन बना रहेगा और पार्टी पदाधिकारियों ने शनिवार को दिल्ली में सपा के साथ सीटों के बंटवारे के सवाल पर गहन अध्ययन व मंथन किया गया और पार्टी को सपा के खेमे में गठबंधन में 2 से ज्यादा सीटें मिलने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। और सपा 2 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं हो रही है और पार्टी के राष्ट्रीय एवं यूपी प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में दिल्ली में इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा के अलावा यूपी के सह प्रभारी बनाए गए सभी राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, राजेश तिवारी तौके बैठक में संगठन के भावी कार्यक्रमों में उपचुनाव के मुद्दे और सपा के साथ तालमेल के विषय पर विमर्श किया गया और प्रदेश के पदाधिकारियों ने संगठन में विभिन्न स्तरों पर हुई बैठकों में सामने आई मांग के आधार पर उपचुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा और सीटों के बंटवारे के मामले में सपा के साथ बातचीत कांग्रेस हाईकमान के स्तर से होने की संभावना है और हालांकि पार्टी को संकेत मिल चुका है कि सपा गठबंधन बनाए रखने के पक्ष में तो है, लेकिन वह उपचुनाव में 2 से ज्यादा सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है और बैठक में यह तय किया गया है कि पार्टी के सभी कार्यक्रमों में जातीय जनगणना और आरक्षण के सवाल को प्रमुखता से उठाया जाए और इसके लिए पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों को भी लगातार सक्रिय बनाए रखा जाएगा और प्रदेश के अलग अलग वर्ग के नेताओं को राष्ट्रीय टीम में स्थान दिए जाने पर खुशी जताते हुए संगठन गतिविधियों में उनकी भूमिका और बढ़ाने का फैसला लिया गया। वहीं मैं अगली खबर की ओर करूंगा कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की खेल पॉलिसी से प्रतिभावान खिलाड़ियों को मंच दिया और सीएम योगी ने हॉकी इंडिया जूनियर जोन चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार खेल पॉलिसी के जरिए खेलों को कर रही है और सरकार की खेल पॉलिसी का दिख रहा है खेल के प्रति युवाओं में रुचि बढ़ रही है। वहीं मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस उपाधीक्षकों का तबादला किया गया था और प्रीति खरवार सहायक सेना नायक 20वीं
वाहिनी गाजियाबाद को अवधेश कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक जालौन बने और संदीप कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक मथुरा बनाए। वहीं आशुतोष शिवम पुलिस उपाधीक्षक बरेली की जिम्मेदारी और अनीता चौहान पुलिस उपाधीक्षक हापुड़ बनी। विजय कुमार राणा नायक पीएससी बरेली और बीएस वीर कुमार पुलिस एसीपी गौतम बुद्ध नगर बनाए गए और दीपांशी राठौर पुलिस उपाधीक्षक गोरखपुर बनी है। मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में पीसीएस अफसरों के स्थानांतरण ट्रांसफर किए गए हैं। पीपल्स पार्टी एडीएम न्यायिक हरदोई बनाए गए और पीसी पाठक को ओएसडी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बनाया गया। पीसीएस रेणु सिंह एडिशनल कमिश्नर कानपुर बनाई गई है। ठीक है, वहीं मैं रिद्धि अगली खबर की ओर रुख करना चाहूंगा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। काशी के प्रतीक चिन्ह विकास के नाम पर तोड़े जा रहे हैं। भाजपा सरकार क्या विरासत खंडित कर देना चाहती है? रोहिणियों में 1968 में बने गांधी चबूतरा को तोड़ा गया और भारत माता मंदिर को चौधरी खड़े के नाम पर तोड़ दिया गया। अगर क्योटो इतिहास की धरोहर को धूल में मिलाकर बनना है तो इसके लिए एक सार्वजनिक जनमत करना चाहिए। ठीक है, ठीक है ज्ञानेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।